नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस कक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर व्यापम की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, आईटीआई, टीओ और ये बिजली विभाग की भी जो परीक्षाएं होने वाली, उनमें सभी में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपके लाभदायक होगा। मार्केट में बहुत सारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की किताबें अवेलेबल हैं। मैं उन सभी किताबों का निचोड़ आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और कहीं से पढ़ने की और ना किसी किताब से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इतना मैं इस कक्षा में आपको पढ़ा दूंगी। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहा है, उसे भी सामान्य ज्ञान समझ में आए। हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और हम बेसिक से पढ़ते पढ़ते कब अपन हाई लेवल का मैं आपको पढ़ा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम आसान प्रश्नों से या मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से हमने पढ़ना शुरू करा था। उसके बाद धीरे धीरे हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में धीरे धीरे हमने आगे पढ़ा है और हम आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ताकि हम सामान्य क्वेश्चन के साथ साथ हम कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बना ले। क्योंकि व्यापम की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या मध्य प्रदेश में होने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है। जैसे एमपीपीएससी में भी मध्य प्रदेश लगभग 100 नंबर का पूछा जाता है, उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम अभी 26 में होगी, उसका अखबार में आ ही रहा है, तो उसमें 50 नंबर का यानी कि 100 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षा, उसमें भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हम इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट लेके पढ़ रहे हैं कि अगर जो भी विद्यार्थी जिस भी परीक्षा का तैयारी कर रहा हो, उन सभी परीक्षाओं में मेरी कक्षा से क्वेश्चन आपके बैठे और बैठेंगे ही। इतना मैं श्योर हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगी वहां से आपके प्रश्न बाहर जाएंगे ही नहीं। आप खुद जब परीक्षा में बैठोगे तो आप खुद मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हाँ मैम आपने पढ़ाया और आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आए हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी और मेरा काम पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी मेरी कक्षाएं ले रहा है उनको मैं क्लास के साथ साथ में याद भी करवाते जाऊं, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ 2 से 3 बार उस चीज को मैं रिवाइज ही करा देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि आप लंबे समय तक उसे याद रखो। और मैं मतलब हर कोई आपको बता रहा है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, पर क्या पढ़ना है और ये क्या छोड़ना है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं दे रखी है। मुझे पता है कि प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जाते। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जहां से प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 3 से 4 क्लासें ले ली है। तो जो विद्यार्थी आज पहली बार मेरी क्लास ले रहा है, मैं उसे निवेदन करूंगी कि जो मेरी पिछली कक्षाएं पढ़ाई हुई है उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, और आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देखे आपको पिछली सारी कक्षाएं क्लास 1 क्लास 2 करके मिल जाएगी। तो आप वो क्लासें भी देखें, ताकि आप जब एक के बाद एक क्लासें देखेंगे तो आपको ये कक्षाएं और अच्छे से समझ में आएंगी कि हम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यानी कि एक के बाद हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ाई कि मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, हमारा मध्य प्रदेश किन किन राज्यों को सीमा छूता है, मध्य प्रदेश के कितने जिले, मतलब चारों जिले कौन कौन सी दिशाओं में स्थित है। फिर मैंने आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बताया, अक्षांशीय देशांतरी, मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई मैंने बताई। उसके बाद फिर हमने पिछली कक्षा में मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में देखा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी। हम पहले रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है, और कोयला राजधानी भी मध्य प्रदेश की सिंगरौली को कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश की जो संगीत राजधानी वो मेहर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, तो आप पिछली कक्षा को ध्यान से देखें। मैंने हर कक्षा में इनको क्यों राजधानियों का दर्जा दिया गया है ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्या होता है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु बताऊंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में तो क्या कहेंगे केंद्रीय बिंदु है, और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति क्या है वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारी बच्चे अब ध्यान से मेरी बातें सुने, और जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कॉपी में नोट भी करना है। जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ वैसे आपको कॉपी में नोट्स बनाना है। मैं जिन पॉइंटों को हाईलाइट करूंगी आपको हाईलाइट करना है,
और ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने आज लिखे हैं ये सारे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम आप क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु कि मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु किसे कहा जाता है। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। बैतूल जिले में एक स्थान है बरसाली। क्या है बरसाली? अखंड भारत यानी कि जब अपना पूरा भारत है अखंड, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी भारत जो पहले अखंड था, यानी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो भारत बना था, भारत हमारा अखंड भारत, उसका केंद्रीय बिंदु कहा जाता है बरसाली। एक स्थान है बैतूल जिले का बरसाली स्थान को अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। आपको पूरा ऐसे कैसे कॉपी में नोट करना है। फिर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, यानी जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है अखंड भारत के हिसाब से, जब भारत पाकिस्तान से विभाजित नहीं होता है, भारत का अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा गया था, तब इसका केंद्रीय बिंदु क्या है? बरसाली बैतूल। फिर जब भारत की भौगोलिक बिंदु यानी कि जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम भारत का मध्य बिंदु, ये भारत का केंद्र है ना, और ये मध्य बिंदु, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो भारत का भौगोलिक बिंदु या भारत का मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर गांव करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। किसे क्या माना जाता है? भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। फिर मनोहर ग्राम का नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? राम मनोहर लोहिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राम मनोहर लोहिया कौन है, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी, आपको नोट करना है कि राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सेवक थे, इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इस सेना नायक के नाम पर उस गांव का नाम क्या रख दिया? राम मनोहर लोहिया। मनोहर गांव रख दिया है करौंदा गांव का नाम। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी। आपको नोट करना राम मनोहर लोहिया, और आपको नोट करके लिखना है। लिखिए आप सभी नोट करके कि राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवक भी थे। इन्होंने हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनके नाम पर मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को कर दिया। यानी जो करौंदी गांव है इसका नाम मनोहर गांव कर दिया गया। और ये किस जिले में? कटनी जिले में। यह हमारे भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है। फिर अगला पॉइंट है पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु यानी कि जो अपनी पूरी पृथ्वी, जो ग्लोब हम देखते हैं ना, उस ग्लोब में जो पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है उसका पूरा का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। अब मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? देखो आपके एक और करंट अफेयर जीके का क्वेश्चन बन गया। मंदिरों से भी मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। क्योंकि अभी 2028 में महाकुंभ होने वाला है, तो उज्जैन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को। वो मंगलनाथ मंदिर जिसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारों के मंगल रहता है, इन जितने भी मंगल रहता है उन सबकी पूजा मंगलनाथ मंदिर पर होती है। तो ये मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है ना, उसका मंदिर बना हुआ है भगवान मंगल मंदिर, यानी मंगलनाथ का मंदिर है। वहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है उज्जैन मंगलनाथ मंदिर को। तब हमने 3 केंद्र बिंदु देखे। कौन कौन से? एक अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे देखा हमने? बरसाली ग्राम बैतूल को। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर ग्राम कटनी को। फिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। तो अखंड भारत का क्या है? बरसाली गांव बैतूल। फिर भौगोलिक मध्य बिंदु है भारत का क्या है? मनोहर ग्राम। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अखंड भारत है, ये भौगोलिक मध्य बिंदु है, और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ना। अखंड भारत का बरसाली गांव है, भौगोलिक मध्य बिंदु भारत का मनोहर ग्राम है,
और पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ मंदिर। ये हमने मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु देख लिए भारत के संदर्भ में। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रशासनिकी स्थिति। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की प्रशासनिकी स्थिति। अब मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। और जब हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ये लिखना है आपको कॉपी में कि जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। और अब वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग है। तो कभी आपका प्रश्न बना कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। कितने थे? 7। और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग है। अब संभाग किसे कहा जाता है? बहुत सारों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम संभाग किसे कहा जाता है? तो संभाग किसे कहा जाता है आपको लिखना है। संभाग होता है जिलों का समूह। क्या होता है? संभाग जिलों का समूह संभाग होता है। ये संभाग को मैं आपसे डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी हम पॉइंट पॉइंट नोट कर रहे हैं। तो जिलों का समूह क्या होता है? संभाग, यानी कि जैसे मैं उज्जैन संभाग का हिस्सा हूं तो उज्जैन संभाग में बहुत सारे जिले आते हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सब जिले, नागदा, ये सब उज्जैन संभाग के हिस्से हैं। तो इसी प्रकार कुछ जिलों का समूह क्या होता है? संभाग। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, एमपी की स्थापना हुई थी, स्थापना के समय 7 संभाग थे। क्या थे? 7 संभाग थे। आपको नोट करके लिखना है कि जब स्थापना हुई थी तब 7 संभाग थे। फिर वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले? ये सब वर्तमान स्थिति लिख रही हूं मैंने, है ना। ये है वर्तमान स्थिति एमपी की, है ना, वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले। अब जिले किन्हें कहा जाता है? विकास खंडों का समूह। विकास खंडों का समूह कहा जाता है जिलों को। और वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले, मैंने आपको पढ़ाया था 55वां जिला किसे कहा जाता है? 55वां जिला है हमारा मेहर। मेहर क्या है? संगीत राजधानी। और क्या है मेहर में? मां शारदा का मंदिर बना हुआ है ना। 54वां जिला क्या है? पांडुर्णा। क्या है? पांडुर्णा हमारा 54वां जिला। ये मैंने आपको लिखा दिया है ना, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि आपको चीजें याद रहे। क्या है? मेहर, मेहर संगीत राजधानी भी है, 55वां जिला भी, और 54वां जिला बना था पांडुर्णा। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है? प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, है ना, कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है। वहां पर ऑप्शन दे देंगे 313, 314, 315, 316। तो हमें याद होना चाहिए कि वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है। अब विकास खंड किसे कहा जाता है? तहसीलों का समूह। तहसीलों का समूह। तहसीलों का समूह किसे कहा जाता है? विकास खंडों को कहा जाता है ना। हर जो मध्य प्रदेश का निवासी होगा उसका कोई ना कोई विकास खंड होगा, तो विकास खंडों का समूह किसे कहा जाता है? तहसीलों को, जिसमें 5-6 तहसीलें मिलती हैं और विकास खंड बनते हैं। जैसे मैं मंदसौर में हूं तो मैं मंदसौर विकास खंड में हूं। मंदसौर भी एक तहसील है, मंदसौर तहसील में आसपास की बहुत सारी तहसीलें आती होंगी। तो इसी प्रकार तहसीलों का समूह विकास खंड आता है। और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें? कितनी है? 436 तहसील। अब तहसील किसे कहते हैं? ग्राम पंचायतों का समूह। ग्राम पंचायतों का समूह। ग्राम पंचायतों का समूह किसे कहा जाता है? तहसील को। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं? 436 तहसीलें। उसके बाद ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें कितनी है? वर्तमान मध्य प्रदेश में 23,922 ग्राम पंचायतें, है ना। तो सबसे निचला जो राजनीति का जो क्षेत्र होता है ना, प्रशासनिक स्थिति में सबसे नीचे क्या होते हैं? ग्राम पंचायतें मिलकर तहसील का निर्माण करती है।
फिर तहसील, विकासखंड, जिले और संभागों का निर्माण होता है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है ना। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, कितने गांव हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश में 54,900 कितने गांव है, 54,903 मध्य प्रदेश में गांव है ना। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं, 99 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है। कितने संभाग है वर्तमान में, 10। जब स्थापना हुई थी 7 संभाग थे। जिलों का समूह संभाग कहा जाता है। वर्तमान में 55 जिले हैं। 55वां जिला मेहर है, 54वां बना है पांडुर्णा। ये बने 2023 में। कब बुने, 2023 में इनकी स्थापना हुई। ये करंट का प्रश्न है तो आपके पूछा जा सकता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है, 313 विकास खंड है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, 436 तहसीलें। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि वहां जब पूछे जाएंगे ना, थोड़ा आंकड़ों में 19-20 का ही फर्क होगा 4 ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें लिख लिख के आंकड़े याद करने हैं ना। ग्राम पंचायतें कितनी है, 23,922। नगर निगम कितने हैं मध्य प्रदेश में, 17 नगर निगम है। कुल ग्राम कितने हैं, 54,903 गांव है। नगर पालिकाएं हैं 99। वर्तमान मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। तो संभाग किसे कहा जाता है, जिलों का समूह संभाग कहलाता है। उसके बाद कहा जाता है जिले, विकास खंडों का समूह, विकास खंड तहसीलों का समूह, तहसीलें ग्राम पंचायतों का समूह। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने गांव हैं, 23,922 गांव है। 436 तहसीलें हैं। 313 जो 313 विकास खंड है ना, ये प्रश्न मेरे पीएससी की एग्जाम में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है ना, तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये संभाग वाला प्रश्न पूछा जाता है। अभी जिले वर्तमान में बने तो जिलों का, यानी कि ये पूरा ही आपके आईएमपी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने फैक्टर बनाए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लास्ट बार रिवीजन करते हैं। आपको चीजें याद करना ही है कैसे भी करके, है ना। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है, बरसाली गांव बैतूल को माना जाता है। फिर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर ग्राम का नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया था। राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे, समाज सेवक थे। इन्होंने हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, इसलिए इनके नाम पर भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश शासन ने कटनी या करौंदी गांव का नाम राम मोहन मनोहर ग्राम रख दिया गया। करौंदी नाम गांव का नाम, करौंदी गांव कहाँ है, जिला कटनी में है। फिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी का एक हिस्सा है भारत, भारत का मध्य बिंदु है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मंगलनाथ मंदिर है जो उज्जैन जिले में स्थित है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। संभाग जिलों के समूह को कहा जाता है। जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। विकास खंडों के समूह को जिले कहा जाता है। और 55वां जिला मेहर बना, जो संगीत राजधानी है, माँ सरस्वती का मंदिर वहां पर स्थित है। और 54वां जिला बना पांडुर्णा। इन जिलों की स्थापना 2023 में हुई थी। विकास खंड वर्तमान में 313 विकास खंड तहसीलों के समूह को माना जाता है। तहसीलें 436 वर्तमान में मध्य प्रदेश में तहसीलें हैं। ग्राम पंचायतों का समूह तहसील माना जाता है। फिर ग्राम पंचायत वर्तमान मध्य प्रदेश में 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। नगर निगम 17 है। नगर पालिकाएं 99 नगर पालिकाएं हैं। और कुल गांव मध्य प्रदेश में 54,903 है। 54,903 कितने मध्य प्रदेश में कुल गांव हैं। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है, आपको डिटेल से आपको नोट करना है। जैसे मैंने नोट करवाया वैसे ही ये सारे पॉइंट परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको नोट करना है, क्लास को पॉज करके जो मैंने आपको बीच में बोला है नोट करके लिखने के, वो पॉइंट आपको लिखने हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियां निकली है, कांस्टेबल की, एएसआई की, है ना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है,
फिर अभी एसआई की आने वाली है, जेल प्रहरी की, और अभी हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो चुनाव से पहले बहुत सारी भर्तियां आएगी। अभी जेल प्रहरी की आने वाली, वन रक्षक की आने वाली है। तो इन सभी भर्तियों को हम टारगेट लेके पहले से पढ़ रहे हैं। हम पहले से तैयारी अच्छी रखेंगे तो हम किसी भी भर्ती परीक्षाओं को आसानी से निकाल लेंगे। हम जब जैसे अभी कांस्टेबल की भर्ती आई, मात्र 40 दिन से 45 दिन का समय दिया है विद्यार्थियों को तैयारी करने का। तो हमें परीक्षा के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पहले से लक्ष्य रखना है कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है, और हमें साल से 6 महीने पहले उसमें तैयारी में लग जाना है, तभी हम सफल होंगे। हम कछुए की चाल से धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे तो मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। जब हम परीक्षा आने पर तैयारी करने बैठते तो सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, हम हड़बड़ा जाते हैं। तो मैं पहले से तैयारी करनी, इसीलिए मैं जो क्लासें ले रही हूँ, आपको सभी क्लासें लेनी है। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के या वर्ग 1 वर्ग 2 हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, या जितनी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें हिंदी पूछी जाती है, मैं हिंदी भी मेरे चैनल पे पढ़ा रही हूँ। तो वो क्लासें भी मेरे चैनल पर जाके देखे, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ। और जो विद्यार्थी मेरे कॉलेज के छात्र हैं, बीए वाले, जिनके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, और जो एमए में हिंदी साहित्य वाले, वो अगर अभी से मेरी क्लासों से हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर में, एमपी सेट में, नेट में और वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी में वो प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल कर लेंगे। पर प्रथम प्रयास में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप डेली कंटिन्यू मेरी क्लासें लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और डेली रिवीजन करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये क्लास सभी को शेयर करें। मेरा उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी मेरी कक्षा में पढ़ रहा है वो उसी कक्षा में याद कर ले और सफल हो। मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आए और सभी विद्यार्थियों को याद हो जाए। आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। क्लास कैसे लगी बताएं, क्लास शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी कक्षाएं भी देखें। राधे राधे, धन्यवाद।